समुद्री लुटेरे बाघों को पानी में तैरता हुआ एक बक्सा दिखाई पड़ता है। उस बक्से को देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं। अरे वो देखो, खजाने से भरा बक्सा हमारी ओर ही तैरता हुआ आ रहा है। हाँ हाँ, चलो उसे चलकर पकड़ते हैं। अब वो सभी उस बक्से को उठाकर अपनी नाव के अंदर रख लेते हैं और उसे लेकर अपनी गुफा में वापस आते हैं। अरे यार भवानी, इसे खोल के तो देखो जरा, आज क्या माल हाथ लगाए हमारे। हाँ हाँ, खोलता हूँ जग्गा भाई, सब्र करो, अब बस यही काम करना है। अब वो सभी मिलकर उस बक्से को खोलते हैं, लेकिन जब वो उस बक्से को खोलती हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस बक्से के अंदर एक शेर का छोटा बच्चा बंद था और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। अरे जग्गा भाई, ये सब क्या है? इसमें तो शेर का बच्चा है। हाँ यार, तुम इसे बाहर निकालो। अब वो दोनों मिलकर उसे बाहर निकालते हैं और उसे कुछ खाना खिलाते हैं। अरे बेटा, तुम इस बक्से में कैसे बंद हुए और तुम्हारा नाम क्या है? भवानी के पूछने पर वो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है। शायद उसे कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं था और उसे इतनी समझ भी नहीं थी। अब भवानी बाघ बोलता है, अरे शायद इसे कुछ भी पता नहीं है। ये कौन है और इसके साथ ये सब किसने किया है? अरे भवानी भाई, छोड़ो, तुम भी क्या लेकर बैठ गए? चलो चलकर इसे जंगल में छोड़ आते हैं। नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर कुदरत ने हमें इसकी परवरिश के लिए चुना है तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा और मैं आज से इसका ख्याल रखूँगा और इसकी परवरिश करूँगा। अब भवानी उस बच्चे की परवरिश में लग जाता है और वह उसका नाम प्रणव ठाकुर रखता है। दिन बीतते हैं और भवानी ठाकुर उसे अपने साथ समुद्री जानवरों को लूटने के लिए ले जाने लगता है और प्रणव को अपने साथ साथ रखता है और उसका ख्याल बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही रखता है। दिन ऐसे ही बीतते हैं और पता ही नहीं चलता 10 साल कैसे बीत गए। अब प्रणव ठाकुर एक बहुत ही शक्तिशाली और नौजवान शेर बन चुका था, लेकिन उसे अपना बचपन कुछ भी याद नहीं था और वह भवानी ठाकुर को ही अपना माँ और पिता समझता है। एक दिन भवानी ठाकुर अपने लूटे हुए सामान को दूसरे जंगल बेचने उस जंगल के राजा के पास जाने लगता है। तभी प्रणव बोलता है, पिताजी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इतना खजाना आप अकेले लेकर जाएं, यह मुझे सही नहीं लग रहा है। अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, आज तक मैं अकेला ही जाता आया हूँ, फिर आज क्या है? तुम यहीं रुको, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। अब भवानी ठाकुर खजाने की गाड़ी को लेकर निकल जाता है। कुछ दूर चलने पर वह एक सुनसान रास्ते में आ जाता है, जहां पर उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी वहां कुछ मानव बाघ आते हैं और वो भवानी को लूट लेते हैं और उसे मार मार कर घायल कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब भवानी वहां अकेला पड़ा दर्द में परेशान था। कई घंटे बीत जाते हैं और उसकी मदद के लिए वहां कोई भी नहीं आता है। शाम हो जाती है, तभी वहां से एक शेरनी गुजरती है और जब वह भवानी बाघ को ऐसे घायल देखती है तो वह उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाती है और उसे अपनी गुफा पर लेकर आती है और उसका इलाज करती है। उधर प्रणव ठाकुर परेशान था, क्योंकि 2 दिन बीत गए थे और अभी तक भी भवानी बाघ वापस नहीं लौटा था। अब तक तो बाबा को आ जाना चाहिए था, वो अब तक क्यों नहीं लौटे? मुझे चलकर देखना होगा। अब प्रणव ठाकुर अपने पिता को ढूंढने दूसरे जंगल में जाता है और वहां के राजा शेर से मिलता है और उससे पूछता है, महाराज, मेरे पिता भवानी ठाकुर 2 दिन पहले आपसे मिलने जंगल में आए थे और वो आज तक नहीं लौटे। क्या आपको पता है कि वो कहाँ गए हैं? बेटा, वो तो मेरे पास पहुंचे ही नहीं और मुझे नहीं पता कि वो आखिर कहाँ है। अब प्रणव और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वह अब दूसरे जंगलों में अपने बाबा को तलाश करने लगता है और वह दूसरे जंगल में जाकर अपने बाबा के बारे में पता करता है। तभी एक शेरनी की नजर उस पर पड़ती है और वह शेरनी उसे देखकर बस देखती ही रह जाती है और वह दौड़कर उसके पास जाती है, लेकिन तब तक
ठाकुर शेर आगे निकल जाता है और शेरनी भी उसका पीछा करती रहती है। तभी प्रणव को एक गुफा के अंदर से अपने पिता की परछाई दिखाई पड़ती है और उस परछाई को देखकर प्रणव एकदम से दौड़कर वहां जाता है और वहां वो भवानी बाग को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। तभी वहां वह शेरनी भी प्रणव का पीछा करते करते वहां जाती है और शेरनी के बोलने से पहले ही भवानी बाग बोल पड़ता है। प्रणव बेटा, इनसे मिलो। अगर ये ना होती तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होता। अब बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? उस दिन ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आप जंगल वापस ही नहीं लौटे? अब भवानी बाग अपने बेटे को उस दिन घटी सारी घटना के बारे में बताता है और उसे बताता है कि कैसे शेरनी ने उसकी मदद की। अब प्रणव शेरनी का शुक्रिया करता है और अपने बाबा को वहां से लेकर चलने लगता है। तभी शेरनी बोलती है, भोला बेटा, अपनी माँ को ऐसे नजरअंदाज करके जाओगे? प्रणव ये सब सुनकर हैरान हो जाता है और वह भवानी बाग की ओर देखता है और भवानी प्रणव की ओर। अरे शेरनी आंटी, आप क्या बोल रही हैं? मेरी कुछ समझ नहीं आया। अब मैं तुम्हारी माँ शालिनी, तुम मुझे नहीं जानते? अब शेरनी उसे बताती है, बेटा 10 साल पहले जब मैंने तुम्हें जन्म दिया था तो उस जंगल के राजा बद्री को ये सब पसंद नहीं था कि उससे ज्यादा ताकतवर इस जंगल में कोई और आए, इसीलिए उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया था। और जब मैं रोते हुए उसके पास गई तो उसने मुझे सूली पर लटकाकर तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया और मेरी आंखों के सामने तुम्हें खून से नहला दिया और एक बक्से में बंद करके पहाड़ी के पीछे वाली नदी में फेंक दिया था। और आज जब तुम्हें मैंने देखा तो मुझे लगा जैसे भगवान ने मेरी सुन ली। आज तक मैंने जितनी दुआएं की वो सभी कामयाब रही बेटा। आज तुम मेरे सामने सही सलामत हो। मैं आज कितनी खुश हूँ मैं तुम्हें नहीं बता सकती। भवानी और प्रणव जब शेरनी की बातें सुनते हैं तो भवानी को उसकी बातों पर यकीन आ जाता है। बाबा, ये शेरनी क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। क्या आप कुछ जानते हैं बाबा? हाँ बेटा, ये शेरनी सच बोल रही है। मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ, बल्कि मैंने ही तुम्हें उस बक्से से निकाला था और तुम्हारा पालन पोषण किया। मैं तो तुम्हें पालने वाला हूँ। जन्म देने वाली माँ तो तुम्हारी यही है। अपनी माँ के साथ ये जुल्म सुनकर प्रणव उस शेर से मिलना चाहता है और शेरनी भवानी और प्रणव को लेकर उस जालिम शेर के पास पहुँचती है। बब्बर शेर जब शेरनी के बेटे को सही सलामत देखता है तो हैरान हो जाता है। तुम जिंदा कैसे बच गए? तुम्हें तो मैंने बचपन में ही मार डाला था, फिर आज कैसे तुम मेरे सामने आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? प्रणव उस जालिम शेर की एक भी बात नहीं सुनता है और भवानी और प्रणव दोनों मिलकर उस जालिम शेर को वहीं मार डालते हैं। और अब प्रणव अपनी माँ के साथ हुए हर जुल्म का बदला लेता है और अपनी माँ और भवानी बाग के साथ ही जंगल में रहने लगता है। सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं समझना चाहिए। आज मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। आज के बाद उसकी आवाज कभी इस जंगल में कोई भी जंगलवासी नहीं सुनेगा। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा जिसे उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। भवानी शेर अपने दोस्त हीरा बाघ से ऐसी बातें करते हुए तेजी के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा था और वो दोनों बदले की आग में जंगल की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने पर वो दोनों रघुवीर शेर के पास पहुंचते हैं। आओ आओ भवानी, काफी दिनों के बाद तुमने दर्शन दिए। बताओ कैसे आना हुआ? रघुवीर, तुम शायद भूल रहे हो, मेरी ताकत के आगे तुम्हारे ये सेनापति कुछ नहीं है। मैं इन्हें एक झटके में मार डालूंगा। हाँ हाँ, मैं तो सब जानता हूँ, लेकिन तुम शायद मुझे नहीं जानते। सेनापति, इन दोनों को पकड़कर कैद कर लो। रघुवीर शेर का आदेश सुनकर उसके सेनापति भवानी और उसके दोस्त को कैद कर लेते हैं और अब रघुवीर हर रोज उन दोनों पर जुल्म करता है और उन्हें फिर से कैद कर लेता है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रघुवीर शेर की गुफा के सामने से एक बूढ़ी गाय गुजरती है और जब वह भवानी को रघुवीर की कैद में देखती है तो वह रघुवीर से बोलती है, रघुवीर बेटा, ये सब क्या है?
तुमने अपने ही भाई को ऐसे क्यों कैद किया है? आखिर तुम दोनों क्यों नहीं समझते कि तुम्हारे माता पिता की मौत सिर्फ एक हादसा थी और उस जालिम बाघ ने तुम दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। आखिर तुम कब समझोगे बेटा? ऐसा क्या हुआ था इन दोनों भाइयों के बीच जो ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए? चलिए जानते हैं। आज से 10 साल पहले कालिदास जंगल का राजा बाला शेर था। बाला शेर जंगल में अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। बाला शेर और सुधा शेरनी अपने बेटों के साथ बहुत खुश थे और जंगल में एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन ना जाने कौन उन दोनों को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है और जब भवानी शेर वहां पहुंचता है तो ठाकुर बाघ पहले से ही वहां मौजूद होता है और वो वहां खड़ा हुआ रो रहा था। जब भवानी अपने माता पिता को खून से लथपथ देखता है तो परेशान हो जाता है। तभी ठाकुर बाघ बोलता है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं बचा पाया, लेकिन तुम जल्दी से हकीम भालू को बुला कर ले आओ, तुम्हारी माँ की अभी सांसें चल रही हैं। भवानी जल्दी से भागकर वहां से भालू हकीम को बुलाने जाता है। तभी वहां रघुवीर आता है और बाघ उसे एक अलग कहानी सुनाता है और बोलता है, बेटा मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। बेटा मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं बचा पाया। मैं जब यहाँ पहुँचा तब तक भवानी ने इन दोनों को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया था और मैं तो बस देखता ही रह गया। ये सब सुनकर रघुवीर गुस्से में आ जाता है और वो अपने मरे हुए माता पिता को वहां से ले जाकर मिट्टी के अंदर दफन कर देता है और अब से उसे इंतजार था भवानी शेर की बर्बादी का। भवानी जब भालू हकीम को वहां लेकर आता है तब तक रघुवीर उन दोनों को वहां से ले जा चुका था और अब भवानी अपने भाई रघुवीर को बताने के लिए जंगल में उसे ढूंढने लगता है। तभी सामने से रघुवीर आता है और वो सामने से आकर उसे मारने लगता है। अरे रघुवीर तुम मुझे क्यों मार रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं तो तुम्हें माँ बाबा की मौत का बताने के लिए आया था कि ना जाने किसने उन्हें पहाड़ी से नीचे गिरा दिया है। बंद करो अपने चालाकी वाली बातें, तुमने माँ बाबा को मार दिया। आखिर तुम्हें ऐसा क्या चाहिए था जो तुमने ये सब किया? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भवानी शेर वहां से भागकर अपनी जान बचाता है और तब से अब तक वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे और आज गाय रघुवीर को समझाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब गाय वहां से चली जाती है और वह रात होने पर फिर से वहां आती है और भवानी शेर और उसके दोस्त बाला को उस कैद से आजाद कर देती है। गाय आंटी आप कौन हैं और आप हमारी मदद क्यों करना चाहती हैं? बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भाई तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है। गाय आंटी ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मेरे खिलाफ ये साजिश किसने की और मेरे भाई के दिमाग में ये सब किसने भरा। बेटा जिस दिन तुम्हारी माँ बाबा उस पहाड़ी से गिरे थे तब मैं वही मौजूद थी। ये सब उस ठाकुर बाघ की साजिश है। उसने तुम दोनों भाइयों को आपस में लड़ा दिया ताकि तुम दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बनकर एक दूसरे को मार डालो और फिर वो इस जंगल की राजगद्दी को संभाल ले और इस पूरे जंगल पर अपनी हुकूमत चलाए। अच्छा तो ये सब उसका क्या धरा है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भवानी शेर तेजी से ठाकुर बाघ की ओर बढ़ता है लेकिन तभी वहां रघुवीर अपनी सेना को लेकर भवानी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अच्छा तो तुमने सोचा कि तुम रात के अंधेरे में मुझसे बचकर निकल जाओगे? तुमने मेरे बाबा को मारा है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब रघुवीर शेर के सिपाही भवानी शेर पर टूट पड़ते हैं और वो सभी मिलकर उसे मारने लगते हैं और उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं और अब वो सोचते हैं कि भवानी शेर मर गया है और वो सभी उसे छोड़कर चले जाते हैं। जब ठाकुर बाघ को भवानी के मरने की खबर मिलती है तो वह भी अपने सिपाहियों को लेकर रघुवीर के पास पहुंचता है और रघुवीर के सभी सिपाहियों को मार डालता है
और अब ठाकुर बाघ बोलता है, हा 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 हा, मैं यही तो चाहता था कि तुम अपनी सबसे बड़ी ताकत को अपने ही हाथों मार डालो। अब मुझे इस जंगल पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें क्या लगा मैंने जो तुम्हें उस दिन कहानी बताई थी कि भवानी ने तुम्हारे माता पिता को मारा, क्या वो सच था? बल्कि सच तो ये है कि तुम्हारे माँ बाबा को मैंने मारा था और तुम दोनों भाइयों के बीच दरार डालने के लिए मैंने ये सब खेल रचा था। और देखो मैं अपने प्लान में कामयाब हो गया। अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और फिर इस पूरे जंगल की राजगद्दी मेरे कब्जे में होगी। हा 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 हा। ठाकुर बाघ अपनी ही धुन में मस्त था। तभी पीछे से वहां भवानी शेर आ जाता है और भवानी शेर को अपने सामने देखकर ठाकुर बाघ के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि भवानी शेर इतना ताकतवर था कि वो एक सेना को अकेला हटा सकता था और उसी अकेला ही मौत के घाट उतार सकता था। भवानी शेर को देखकर ठाकुर बाघ बोलता है, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो मार दिया था ना, तो कैसा लगा हमारा मजाक? तो ठाकुर बाघ कैसा लगा हमारा मजाक? तुमने क्या सोचा तुम ही चाले चल सकते हो? ठाकुर बाघ चाले तो हम भी चल सकते हैं और तुमसे भी कई गुना अच्छी। हमें गाय आंटी ने सब कुछ सच सच बता दिया था और उसी दिन से हम इसी मौके की तलाश में थे कि कैसे भी करके तुम्हें तुम्हारे झुंड से अलग करके अपने पास लाना है। और ये सब तो हमारा नाटक था और हमारे प्लान का हिस्सा भी। और देखो तुम कैसे बेवकूफ बनकर हमारे पास चले आए। हा 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 हा। अच्छा तो ये बात है, मैं अब उस ठाकुर को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे भी मार डालूंगा। नहीं रघुवीर, हम इतना खून गर्म करके उससे पंगा नहीं ले सकते हैं। उसके पास बाघों की एक बहुत बड़ी सेना है और हम उसके झुंड में जाकर उस पर हमला नहीं कर सकते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो खुद से चलकर हमारे पास आए और हमें ज्यादा कुछ मेहनत भी ना करनी पड़े। तो कैसा लगा हमारा प्लान ठाकुर बाघ? अब भवानी शेर और रघुवीर मिलकर बाघ और उसके सिपाहियों को मार डालते हैं और फिर वो दोनों भाई एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और हर सुख दुख में एक दूसरे की ढाल बनने का वादा भी करते हैं। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जादुई सीढ़ी और रंगीन शेर बना जंगल का राजा। जंगल का राजा एक बूढ़ा बाघ था जिसका अपना कोई भी नहीं था। वह जंगल के जानवरों को ही अपना परिवार मानता था और पूरा दिन वह अपने जंगल वासियों की देखभाल किया करता था। एक दिन वह बाघ जंगल में घूम रहा था कि तभी उसे किसी जानवर की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। लगता है कोई मुसीबत में है, लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। चलो मैं आगे चलकर देखता हूँ। यूं वो थोड़ा आगे जाकर देखता है कि तभी उसकी नजर रंगीन शेर पर पड़ती है जो बहुत ही घायल था। अरे कौन हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? और तुम मेरे जंगल में कैसे आए? शेर बहुत घायल था, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। मेरे जानवरों को बचा लो, वो बहुत मुसीबत में है। ऐसा बोलकर शेर फिर से बेहोश हो जाता है और वापस जमीन पर गिर पड़ता है। बाघ जल्दी से भालू हकीम को वहां बुलाता है और भालू हकीम शेर का इलाज करता है। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन शेर अब तक भी होश में नहीं आया था। रंगीन शेर की यह हालत देखकर बूढ़ा बाघ बोलता है, अरे भालू, ये शेर अब तक होश में क्यों नहीं आया? महाराज, इसके जख्म बहुत गहरे हैं। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इन्हें तो होश ही नहीं आ रहा है। भालू ये बोल ही रहा था कि शेर को होश आ जाता है। ये देख बाघ और भालू खुश हो जाते हैं। अब बाघ बोलता है, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत और तुम्हारी ये हालत किसने की? मैं पास के जंगल का राजा हूँ। मेरे जंगल में एक राक्षस शैतानी शक्तियों वाला चीता घुस आया है। उसने मेरे जंगल के सभी जानवरों को मार डाला है। उसने मेरे पूरे जंगल को तहस नहस कर दिया है और उसकी शैतानी शक्तियों के सामने मेरी ताकत कम पड़ गई। उससे लड़ते लड़ते पता नहीं कैसे मैं यहाँ आ गया।
लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा। अरे हम जानवर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। देखो तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ये कहकर बाघ वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर वह शैतानी चीता रंगीन शेर को ढूंढती हुई बाघ के जंगल में आता है और वह बाघ के जंगल के जानवरों में अपनी दहशत फैलाने लगता है और जंगल के जानवरों को पूरी तरह से मारने लगता है। जब यह बात बाघ राजा को पता चलती है तो वह दौड़ती हुई जंगल में निकलता है और कुछ दूर जाते ही बाघ का सामना उस शैतानी चीता से होता है। अब बाघ बोलता है, अरे शैतानी चीते, तो अपनी शक्तियों से मेरे जंगल में यूं दहशत नहीं मचा सकता। तू चला जा मेरे जंगल से, वरना अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर वह शैतानी चीता जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे वाह, जिस जंगल पर मेरी नज़र पड़ती है तो उस जंगल के सभी जानवर मेरे गुलाम बन जाते हैं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ता। मैं उस अद्भुत रंगीन शेर को मारकर अपनी शक्तियाँ को बढ़ाना चाहता हूँ। अगर तू अपनी जान की खैर चाहता है तो बता वो रंगीन शेर कहाँ है। मैं तेरी जान बख्श दूंगा, बता वो रंगीन शेर कहाँ है। अरे शैतानी चीते, तू चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले ले, मैं रंगीन शेर का पता तुम्हें नहीं बताऊंगा। वो मेरा मेहमान है और मेहमान हमारे लिए भगवान के समान होता है। तुम और तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें, वैसे तुम तो बूढ़े हो गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। हा 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 हा। ये कहकर चीता बाघ पर हमला कर देता है। यह सब पास में ही खड़ी हिरन देख लेती है और वो भागती हुई रंगीन शेर के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। बाघ ने मेरी जान बचाई है, मैं अपनी जान गंवाकर भी बाघ को बचाऊंगा। शेर वहां से निकल ही रहा था कि तभी वहां एक बाज आता है। बाज शेर को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ शेर, उस चीते को मारना इतना आसान नहीं है। तो क्या मैं यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं और राजा बाघ को मौत के हवाले कर दूं? रंगीन शेर महाराज, उस शैतानी चीते को मारने का बस एक ही रास्ता है, जादुई सुनहरी सीढ़ी। अगर तुम्हें उस सीढ़ी की मदद मिल जाए तो तुम उस चीते को मार सकते हो। बाज की बात सुनकर शेर बोलता है, बताओ वो जादुई सीढ़ी कहाँ है, मैं अभी जाकर उससे मदद मांगता हूँ। देखो वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, वहाँ तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं अपने जानवरों को खो चुका हूँ, मैं बाघ महाराज की जान बचाने के लिए अपनी जान भी गंवा सकता हूँ। यह सुनकर बाज शेर को उस जादुई सीढ़ी का पता बता देता है और शेर बिना देरी किए उस जादुई सीढ़ी की ओर निकल जाता है। दूसरी ओर शैतानी चीते को इस बात की भनक लग जाती है कि शेर जादुई सीढ़ी को ढूंढने निकला है। शैतानी चीता बाघ को पूरी तरह से घायल कर देता है। अब बाघ हिल भी नहीं पा रहा था, वह तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था कि तभी चीता अपने आप से कहता है, मुझे कुछ भी करके रंगीन शेर को उस जादुई सीढ़ी के पास जाने से रोकना होगा। बाघ ने उसे उस जादुई सीढ़ी के बारे में बता दिया है। यह सोचकर शैतानी चीता रंगीन शेर को ढूंढते हुए जंगल में निकलता है। शेर जादुई सीढ़ी से बस कुछ ही कदम दूर था कि शैतानी चीता उसे रोक लेता है। अरे ओ शेर, तूने क्या सोचा कि तुम उस सुनहरी सीढ़ी की मदद से मुझे मार दोगे? ये हो ही नहीं सकता, मैं तुझे उस सीढ़ी तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। अब उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और रंगीन शेर फिर से चीते के हमलों से घायल हो जाता है, लेकिन फिर वह हिम्मत करके उस जादुई सीढ़ी तक पहुंच जाता है और जैसे ही शेर उस जादुई सीढ़ी से टकराता है तो वह मन ही मन प्रार्थना करता है, हे जादुई सीढ़ी, मेरी मदद करो, मुझे कुछ शक्तियाँ दो ताकि मैं इस जालिम का अंत कर सकूं। रंगीन शेर के ऐसा बोलते ही जादुई सीढ़ी में से शक्तियाँ आने लगती है और वह जादुई सीढ़ी रंगीन शेर को बहुत सी शक्तियाँ दे देती है। अब रंगीन शेर अपनी शक्तियों की मदद से उस जालिम चीते को मार डालता है और वापस से जंगल में चला जाता है। जंगल में जाकर रंगीन शेर सीधा बाघ के पास जाता है, पर बाघ तो इतना घायल हो चुका था कि वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। रंगीन शेर भाई, मुझे लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है,
आज से तुम मेरे जंगल का ख्याल रखना। ये सब बोलकर बाघ अपने दम तोड़ देता है और अब रंगीन शेर जंगल का राजा बनता है और सभी जंगलवासियों का अच्छे से ख्याल रखकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है।